एक चंद्रयान गया, दूसरा चंद्रयान गया, अब तीसरे की बारी है। इसरो का मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च होने को लिए तैयार है। तैयारियां तकरीबन पूरी हैं और चंद्रयान 3 लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान 2 2019 की इन तस्वीरों को शायद ही कोई भारतीय होगा जो भुला पाएगा। अपने रास्ते से डाइवर्ट विक्रम लैंडर की ये तस्वीर, लैंडर से संपर्क टूटने के बाद कमांड सेंटर की ये तस्वीर, और जिससे हर भारतीय का सीना पसीज गया वो थी ये तस्वीर। खैर, इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला है कि चंद्रयान 2 चांद की सतह पर किसी सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से हार्ड लैंड हुआ था। सतह से करीब 2.1 किलोमीटर ऊपर से चंद्रयान 2 में गड़बड़ी शुरू हो गई थी और वो अपनी दिशा से भटक गया था। अगर उस समय भारत चांद पर विक्रम लैंडर को सही सलामत उतार देता तो भारत चांद पर उतरने वाला चौथा देश बन जाता, लेकिन शायद कुदरत को यह मंजूर नहीं था। भारत के चंद्रयान 2 से पहले इजराइल चांद पर परास्त हो चुका था। इजराइल स्पेस एजेंसी का वर्सित लैंडर एक सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से हार्ड लैंड हुआ था। इसके अलावा 25 अप्रैल 2023 को जापान की एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी द्वारा भेजा गया होकुटो आर लैंडर भी चांद पर उतरते वक्त किसी सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से सतह पर क्रैश लैंड हो गया। लेकिन भारत ने हार नहीं मानी, लेकिन उस गलती से सीखकर निर्णय किया है कि चंद्रयान 3 का जो कि लॉन्च किया जाएगा। 3 सालों से चंद्रमा 3 पर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं कि आखिर इस मिशन में क्या होगा, कितना खर्चा होगा और वो चांद पर क्या करेंगे। तो आज के वीडियो में हम इस चंद्रयान 3 के बारे में जानेंगे एकदम डिटेल में। चंद्रयान 3 भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो का प्रोजेक्ट है। बताया जा रहा है कि चंद्रयान 3 के मिशन में 600 करोड़ से ज्यादा की लागत आएगी, जिसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहेगा कि एक लैंडर और रोवर को चांद की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड करवाना। लेकिन यह मिशन इतना कठिन इसलिए बन जाता है क्योंकि भारत चंद्रयान 3 को साउथ पोल पर लैंड करवाना चाहता है। अब साउथ पोल पर दिक्कत ये है कि हम साउथ पोल पर किसी भी चीज से सीधे कम्युनिकेट नहीं कर सकते और न ही वो कम्युनिकेशन रियल टाइम में होगा। ना तो हम चांद के साउथ पोल को सीधा ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसलिए लैंडिंग इतनी कठिन बन जाती है और यहाँ पर गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती है। इसके अलावा अब तक साउथ पोल के इलाके को इतना ज्यादा एक्सप्लोर भी नहीं किया गया है, इसलिए हमें वहाँ के बारे में इतना नहीं पता है। इसलिए भी साउथ पोल पर लैंड करना थोड़ा मुश्किल काम है। इसरो का चंद्रयान 2 भी साउथ पोल पर क्रैश लैंड हुआ था और अब चंद्रयान 3 को भी साउथ पोल ही उतरने का प्लान है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के कई बड़े हिस्सों पर मौजूद क्रेटर अरबों वर्षों से सूर्य की रोशनी से अछूते हैं। कह लीजिए कि वहाँ एक किस्म का परमानेंट शैडो, स्थायी छाया है। इस वजह से वहाँ का तापमान काफी कम है और वहाँ बर्फ मिलने की संभावना है। कई देशों के ऑर्बिटर्स ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की छानबीन की है। इनमें अमेरिका के लूनर प्रोस्पेक्टर 1998, LRO 2009, लैक्रोस 2009, चीन का चैंगी 4 2018 और भारत का चंद्रयान 1 2008 प्रमुख हैं। अब आपका ये सवाल हो सकता है कि अगर साउथ पोल पर इतना कठिन है तो हम बार बार साउथ पोल पर ही क्यों जा रहे हैं। तो इसका उत्तर ये है कि चंद्रयान 1 ने चांद के साउथ पोल पर ही पानी की खोज की थी और आगे चलकर नासा के लूनर रिकॉनिसेंस ऑर्बिटर ने ये कंफर्म भी किया था कि चांद के साउथ पोल पर पानी मौजूद है। चांद के इस इलाके में कुछ ऐसे क्रिएटर मौजूद हैं जो कि सूर्य की रोशनी से दूर अंधेरे में रहते हैं। हमें वहाँ पर पानी मिल सकता है। इसके अलावा सूर्य की रेडिएशन से दूर होने की वजह से उन क्रिएटर्स में अगर हमें जीवन के संकेत मिले वो एक बहुत बड़ी खोज होगी। इसके अलावा हमारा चंद्रयान 2 साउथ पोल पर ही क्रैश हो गया था और मेरे ख्याल में चांद के साउथ पोल पर दोबारा उतरने के लिए इतनी मोटिवेशन काफी है। खैर, हमारे इरादे वही हैं और हमारा मकसद वही है, लेकिन चंद्रयान 3 ये पूरी तरह बदल चुका है। ये चांद की सतह और ऑर्बिट से डाटा कलेक्ट कर पाएगा। इसमें एक लैंडर और एक रोवर, इसमें एक प्रोपल्शन मॉड्यूल शामिल है। लैंडर और रोवर चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर जैसे ही होंगे, लेकिन कुछ बेहतर बदलाव के साथ होंगे, जिनकी बात हम आगे इस वीडियो में करेंगे। लेकिन चंद्रयान 2 ऑर्बिट की जगह चंद्रयान 3 में एक प्रोपल्शन मॉड्यूल होगा, जो कि किसी ऑर्बिट की तरह चांद को ऑर्बिट करेगा।
लैंडर और ग्राउंड कंट्रोल के बीच बात करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। चलिए इसके तीनों कंपोनेंट को विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले प्रपल्शन मॉड्यूल, उड़ाने वाला हिस्सा। ये बॉक्स जैसा दिखेगा, जिसे एक साइड पर पावर के लिए सोलर पैनल लगाए गए हैं। इसके टॉप पर बड़ा गोल स्ट्रक्चर है, जिसे आप इंटर मॉड्यूल अडेप्टर कोन भी कह सकते हैं, जो कि लैंडर को माउंट करने के लिए है। इसके अलावा इसकी दिशा और गति को कंट्रोल करने के लिए मैथ्रेटस भी लगाए गए हैं। वैसे प्रपल्शन मॉड्यूल का काम होगा लैंडर को कैरी कर चांद के स्पेसिफिक एरिया तक ले जाना और लैंडर को चांद पर लैंड करने के लिए रेडी करना और लैंडर और ग्राउंड कंट्रोल के बीच मदद करना, और ये सिर्फ सैटेलाइट कम्युनिकेशन के तौर पर काम में लिया जाएगा। दूसरे नंबर पर है एक लैंडर मॉड्यूल, उतारने वाला हिस्सा। ये भी बॉक्स जैसा दिखेगा और सरफेस पर रेस्ट करने के लिए इसमें 4 पैर होंगे और लैंडिंग के समय उतरने के लिए इसमें भी लैंडिंग थ्रस्टर लगे होंगे और इसका वजन 7552 किलोग्राम है, जिसमें 26 किलोग्राम का रोवर भी है। इसके साइड में लगे होंगे सोलर पैनल, जो कि इसकी पावर की जरूरत को पूरा करेंगे। इस मिशन में इसरो की सबसे बड़ी चुनौती होगी सफलतापूर्वक चांद पर लैंड करना, और इसके लिए इस लैंडर में कई तरह के सेंसर का यूज किया गया है, जैसे कि एक्सेलेरोमीटर, अल्टीमीटर्स, डॉपलर वेलोसीमीटर, स्टार सेंसर्स, इंक्लिनोमीटर्स, टचडाउन सेंसर्स और कैमरा लगाए गए हैं, जो कि खतरे को भांपने और सतह को सही तरह से मॉनिटर करने और किसी अलग चीज को अवॉइड करने के लिए इसे किया जाएगा। और ये सब कुछ सिर्फ सही लैंडिंग के लिए है, और इन सब की वजह से ग्राउंड कंट्रोल सही निर्णय ले पाएंगे, और अगर किसी सेंसर में ग्लिच आता है तो दूसरे सेंसर उसकी जगह काम करेंगे। और इसकी ऊंचाई को कंट्रोल करने के लिए रिएक्शन व्हील्स का यूज किया गया है। कम्युनिकेशन के लिए एक एक्स बैंड एंटीना यूज किया जाएगा, जो कि हमें डीप स्पेस नेटवर्क में जोड़े रखेगा। इसके साथ ही लेनदार के एक कंपार्टमेंट में रोवर भी मौजूद होगा, जो कि एक रैंप की सहायता से सरफेस पे उतारा जाएगा, बिल्कुल चंद्रयान 2 की तरह। और इसका अंतिम हिस्सा है रोवर, घूमने, घुमाने और जानकारी जुटाने वाला हिस्सा। 6 पहियों पर माउंटेड एक रेगुलर चेसिस होगी, जिसमें कि कई नेविगेशन कैमरे लगे होंगे। एनर्जी नीड्स के लिए सोलर पैनल और डाटा ट्रांसफर के लिए कुछ एंटीना भी इस पर लगाए गए हैं। रोवर सबसे पहले लैंडर को डाटा ट्रांसफर करेगा। लैंडर चांद के ऑर्बिट में मौजूद प्रपल्शन मॉड्यूल को, और उसके बाद वो डाटा हम तक पहुंच पाएगा। लैंडर में एक और इंस्ट्रूमेंट है, जिसका नाम है चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, जो कि चांद की थर्मल प्रॉपर्टीज एनालिसिस करेगा और देखेगा कि अलग अलग कंडीशन में यहाँ की सतह का थर्मल बिहेवियर कैसा रहता है। इसके साथ ही वहाँ पर होने वाली हलचल या भूकंप की गतिविधियों को नोट करेगा। इसके अलावा इसमें द रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव लूनोस्फीयर एंड लूनोस्फीयर यानी कि रंबा नाम का इंस्ट्रूमेंट भी लगाया गया है। ये इंस्ट्रूमेंट चांद के एनवायरनमेंट में मौजूद गैस और प्लाज्मा को स्टडी करेगा, और पैसिव लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे भी लैंडर में मौजूद होगा, जो कि इसरो को नासा द्वारा दिया गया है। ये पृथ्वी और चांद के बीच की दूरी को देखने के लिए यूज किया जाता है। लैंडिंग लाइट की लोकल सरफेस, वहाँ की कंपोजिशन आदि को स्टडी करने के लिए है। इसमें 2 इंस्ट्रूमेंट है, एक है अल्फा प्रैक्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और दूसरा है लेजर इंडक्ट ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, जो वहाँ की मिट्टी और लोकल सरफेस को स्टडी करेगा। तो ये थे इंस्ट्रूमेंट जो कि लैंडर और रोवर साइंस मिशन पर परफॉर्म करने के लिए यूज करेंगे। शुरुआत में हमने चंद्रयान 3 के ऑर्बिटर यानी कि प्रपल्शन मॉड्यूल के बारे में बात की थी। इस बार ऑर्बिट को स्पेशल साइंस मिशन परफॉर्म नहीं करेगा, लेकिन इस पर द स्पेक्ट्रोमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ यानी शेप इंस्ट्रूमेंट को जरूर जगह दी गई है, जो कि चांद के ऑर्बिट में रहकर अर्थ को स्टडी करेगा। ये वाकई एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। सीधी सी बात यह है कि हम चंद्रयान 3 से वो डाटा इकट्ठा कर पाएंगे जो चांद पर भविष्य में कॉलोनीज बनाने के लिए चाहिए होगा। जी हाँ, नासा और ESA के फ्यूचर प्लान्स चांद के साउथ पोल पर कॉलोनीज बनाने के हैं, क्योंकि वहाँ पर सूर्य के रेडिएशन से बचने के लिए क्रेटर्स मौजूद हैं। इसके साथ ही वहाँ पर पानी अवेलेबल होने की वजह से फ्यूल और डेली नीड्स पूरी हो जाएंगी। तो ये इसरो का बेहतर कदम है चांद को समझने का, और हमें पता है कि इस डाटा की डिमांड फ्यूचर में कितनी होने वाली है। ये मिशन इंडिया के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। फिलहाल जुलाई में इसे GSLV-3 हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल से सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। खुशी की बात यह है कि इस मिशन में हमारा चंद्रयान 2 ऑर्बिटर भी बैकअप रिले के तौर पर यूज होने वाला है।
और ये बात शायद आपको दुखी कर दे कि इस मिशन को यानी कि रोवर और लैंडर को 14 अर्थ डेज की मिशन पीरियड के लिए ही इनिशियली डिजाइन किया गया है। हालांकि अगर सब कुछ सही रहा तो 14 दिन बाद इस मिशन को एक्सटेंशन मिल सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए इसरो के पास 14 दिन का ही समय होगा और हमारी प्रार्थना इसरो के लिए हमेशा रहेगी। अब ऐसी उम्मीद है कि चंद्रयान 3 के जरिए भारत इस लक्ष्य को जल्दी प्राप्त कर लेगा। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं चंद्रयान 3 को लेकर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस पर आगे भी अपडेट्स आती रहेंगी, इसलिए अपडेट्स रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा दें। दोस्तों, जल्द मिलेंगे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी। नमस्कार।